बच्चों, आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज का प्रकरण है शब्द, शीट क्रमांक 7। तो चलिए पढ़ते हैं आज का प्रकरण। जय हिंद प्यारे बच्चों। मिशन शिक्षण संवाद की पढ़ाई से प्रतियोगिता तक की हिंदी व्याकरण की प्राथमिक स्तर की आज की इस कक्षा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, थोड़ा सा हमने पॉज लिया था, लेकिन अब एक पॉज के बाद फिर से कह सकते हैं अल्प विराम के बाद हमने फिर से अपनी कक्षाएं शुरू कर दी हैं। आपको अब डेली ही कक्षाएं मिशन शिक्षण संवाद के यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगी और आप सभी से रिक्वेस्ट है, जब आप यूट्यूब चैनल पर जाएं तो उसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। तो चलिए, ये हमारी आज की जो कक्षा है वो शीट क्रमांक 7 के लिए है, लेकिन इससे पहले जो हमने शीट क्रमांक 6 पढ़ा था उसको हम एक बार दोहराएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमने शीट क्रमांक 6 में बच्चों व्यंजन वर्ण पढ़ा था। हमने क्या पढ़ा था? व्यंजन वर्ण। अब व्यंजन वर्ण क्या होते हैं? तो बच्चों, जो हमने पढ़ा था कि जो व्यंजन होते हैं वो वे वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण बिना किसी स्वर की सहायता के नहीं हो सकता, अर्थात ऐसे वर्ण जिनके उच्चारणों के लिए, मतलब उच्चारण के लिए स्वरों की आवश्यकता होती है, व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। यहाँ पे उदाहरण है क धन अ, ख धन अ, ग धन अ। अब एक चीज़ की हिंदी वर्णमाला में कितने व्यंजन वर्ण हैं? तो बच्चों 33 हैं। ठीक है, इन्हें मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है: स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म। स्पर्श क्या है? स्पर्श ये वे व्यंजन हैं जिनका उच्चारण करते समय हवा मुख के किसी भाग, जीभ, होंठ, दंत को स्पर्श करती है, यानी छूती है। इनको 5 वर्गों में बांटा गया है: क, च, ट, त और प। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अंतस्थ स्वर और व्यंजनों के बीच की स्थिति, इनकी संख्या होती है 4। ये होते हैं य, र, ल, व। ऊष्म व्यंजन, जब इनका उच्चारण हम करते हैं तो हवा एक उष्मा जैसी निकलती है, श, श, श और ह। अब संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं? संयुक्त व्यंजन बहुत इंपॉर्टेंट तो सब है, लेकिन जैसे एक होता है ना कि हम बात करते हैं कि पॉइंट ऑफ व्यू से, इससे पहले वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला इसलिए ज़्यादा हो जाता है क्योंकि इसमें मेल से बन जाते हैं और मेल से बनने के कारण ये थोड़ा कठिन हो जाता है। जैसे श जो है क और श, त्र जो है त और र, ज्ञ जो है ज और ई, और श जो है श और र। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे। हाँ, अभ्यास प्रश्न देखेंगे। हमारा पहला प्रश्न है व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? अभी हमने बहुत विस्तृत तरीके से बात की कि ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण के लिए स्वरों की आवश्यकता होती है व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। दूसरा है हिंदी वर्णमाला में कितने व्यंजन वर्ण हैं? तो कितने हैं बच्चों? 33 हैं। स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण करते समय जीभ मुख के विभिन्न भागों जैसे कंठ, तालु, मूर्धा, दांत या ओष्ठ को स्पर्श करती है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। श और स किस प्रकार के व्यंजन हैं? बिल्कुल हमने जाना, वो ऊष्म व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं? तो बच्चों छ, त्र, ज्ञ और श्र 4 होते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? अब हमको चूंकि हमें नया शीट पढ़ना है, नया प्रकरण पढ़ना है, तो हम नया शीट ले लेंगे और क्रमांक 7 की तरफ पढ़ेंगे। क्रमांक 7 क्या है आज का क्रमांक? हम देखेंगे। आज का क्रमांक है शब्द। ठीक है, शब्द। ठीक है, शब्द। अब शब्द किसे कहते हैं? शब्द एक या एक से अधिक वर्णों से बनी हुई स्वतंत्र सार्थक ध्वनि है। क्या है? स्वतंत्र सार्थक स्वतंत्र सार्थक ध्वनि। ठीक है, शब्द जो है वो एक या एक से अधिक वर्णों से बनी हुई स्वतंत्र सार्थक मतलब क्या होगा? सार्थक मतलब जिसका कोई अर्थ हो। अगर हम उसके बारे में बोलें तो उसका कोई अर्थ निकले, ऐसा ना हो कि कुछ भी बोल दें। ठीक है, जिसका कोई अर्थ ना हो। जैसे हम लोग कभी कभी बात करते हैं तो कहते हैं तुम क्या बोल रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रही, कौन सा शब्द बोल रहे हो? तो ऐसे शब्द जिनके कोई अर्थ हो, जिनका कोई मीनिंग हो, जिनसे कुछ समझ में आए, उनको हम सार्थक
ध्वनि या कहते हैं। ठीक है, सरल शब्दों में वर्णों के ऐसे समूह को शब्द कहते हैं जिनका कोई अर्थ होता है। मैंने आपको बता दिया है। उदाहरण के लिए किताब है, फूल है, विद्यालय है, चलना है, रोना है, खाना है, हंसना है, पृथ्वी है, चंद्रमा है, हमारा घर है, हमारा देश है, हमारा प्रदेश है, हमारे सारे लोग हैं। ठीक है, तो जैसे ये अर्थपूर्ण, अब जैसे मैं बात करूं अर्थ की, तो मैंने बात कर ली। अब जैसे लकम, एक मैंने एक ये शब्द लिया, इसका क्या समझ में आ रहा है? कुछ नहीं समझ में आ रही है, ऐसे ही कुछ बोला गया है। ठीक है, इन्हें निरर्थक शब्द बोलते हैं। ऑब्वियसली सार्थक जिनका अर्थ है, निरर्थक जिनका कोई अर्थ नहीं है। निरर्थक जिनका कोई मतलब नहीं है, वो सिर्फ बोल दिए जाते हैं बोलने के लिए। शब्दों को विभिन्न प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है, जैसे कि अर्थ के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। तो हम एक एक करके देखेंगे कि अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। अभी छोटा सा आपने समझा कि सार्थक और निरर्थक, उसी को हम यहाँ पे देखेंगे अर्थ के आधार पर। ठीक है, अर्थ के आधार पर। तो मैं आपको इसका नाम लिख देती हूँ, और जैसा कि हमने अभी बात की इसके बारे में, तो ये हो ही गया है। कभी कभी पेन नहीं चलता है, जैसे आपका नहीं चलता है ना, वैसे मेरा भी नहीं चलता है। तो यहाँ पर अर्थ के आधार पर हम बात करेंगे तो सार्थक और निरर्थक। हमने इसे बहुत अच्छे से जाना। सार्थक शब्द उन्हें कहेंगे जिनका कोई अर्थ निकले, ऐसे शब्द जिनका कोई अर्थ होता हो। बहुत सारे हैं, घर, पेड़, पानी, नदी, पहाड़। ठीक है, विद्यालय। ठीक है, निरर्थक जिनका कोई अर्थ ना निकलता हो, जिन्हें बस हम बोल देते हैं, जैसे वोटी, वानी, पानी, वानी। पानी का तो शब्द है, वानी का नहीं। रोटी का तो शब्द है, वोटी का नहीं। वो हम बस बोल चाल में बोल देते हैं। ठीक है, अब ये तो हो गया। अब है उत्पत्ति के आधार पर, तो चलिए दूसरा लेते हैं, उत्पत्ति के आधार पर। ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर जो शब्द होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। ठीक है, इसको हम एक एक करके इसको समझेंगे। पहला है तत्सम। तत्सम शब्द किसे कहते हैं? संस्कृत से हिंदी में ज्यों के त्यों आए शब्द। जैसे जो शब्द, बच्चों आपको पता है कि संस्कृत भाषा की जननी है, जो हमारी हिंदी भाषा है उसकी जननी जो है वो संस्कृत है। संस्कृत से बहुत सारी भाषाएं निकली हैं, उसमें से हिंदी भी एक भाषा है। संस्कृत आप पढ़ते हैं, आपका एक पाठ है, आपका एक विषय है। संस्कृत आप जानते हैं थोड़ी कठिन है, क्लिष्ट है। ठीक है, तो संस्कृत से जो शब्द ज्यों के त्यों आते हैं, थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं। संस्कृत से जो शब्द ज्यों के त्यों, मतलब जैसे उन्हें हम संस्कृत में यूज करते हैं वैसे ही यहाँ पर वो यूज होते हैं, ज्यों के त्यों। ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं। ज्यों के त्यों, तो संस्कृत से आए शब्द जो ज्यों के त्यों संस्कृत से आते हैं वो तत्सम होते हैं। जैसे यहाँ पर बहुत सारा उदाहरण ले सकते हैं। सूर्य है, चंद्र है, गृह है, ताम्र है। ठीक है, और क्या ले सकते हैं? संस्कृत के ज्यों के त्यों अक्षु है। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे। चलिए अब दूसरा लेते हैं, तद्भव। अब इसमें क्या चेंज है? ये तो तत्सम तो था संस्कृत से ज्यों के त्यों। तद्भव जो
संस्कृत शब्दों से विकसित होकर हिंदी में आए हैं, लेकिन ज्यों के त्यों नहीं लिए गए हैं, उनके अंदर हमने चेंजेस कर दिए अकॉर्डिंग टू हमारी बोलचाल की भाषा में वो इजी हो जाए, लिखने में आसान हो जाए, हम आसानी से उसे बोल सकें, हम आसानी से उसे समझ सकें। तो तद्भव क्या है? तद्भव शब्द वे हैं जो संस्कृत से तो आए हैं लेकिन उनमें कुछ चेंजेस हो गया है। ठीक है, तो जैसे यहाँ सूर्य अगर तत्सम है तो इसका सूर्य का जो तद्भव होगा वो होगा सूरज। इससे बहुत आसानी से हम समझ जाएंगे। चंद्र से चांद, गृह से घर। ठीक है, ये हो गया। अब आगे बढ़ेंगे। देशज और विदेशज। देशज, अब देशज शब्द कौन कौन से हैं देखते हैं। देशज विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं या बोलियों से। ठीक है, हम देखते हैं कि हम किसी और शहर में जाते हैं, किसी और प्रदेश में जाते हैं तो वहाँ की बोली और भाषा बदल जाती है। जैसे सभी भाषाओं की जननी है, हिंदी की जननी मतलब माता कह सकते हैं संस्कृत है, ठीक उसी तरह और भी भाषाओं की अपनी अपनी मतलब कहाँ से वो आए हैं वो अलग अलग है। ठीक है, तो वो क्षेत्रीय भाषाओं या बोलियों से आए शब्द देशज यानी क्षेत्रीय भाषाओं या बोलियों से आए। ठीक है, अब इसमें कौन कौन सा है, जैसे है एक एग्जांपल लेते हैं। झोला, एक ये शब्द है हमारा, लोटा। ठीक है, ये सब। अब चौथा क्या है? विदेशी शब्द। ठीक है, विदेशी शब्द क्या हैं? अन्य भाषाओं से हिंदी में आए शब्द जैसे स्कूल, कॉलेज। ठीक है, ये तो आप समझ रहे हैं इसको। चलिए ऐड करते हैं नया। अब प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर प्रयोग के आधार पर संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि। बहुत सारे हैं, एक एक करके हम इनको पढ़ेंगे। पहला है संज्ञा। संज्ञा हमको लगता है कि ये तो एकदम ही आपको याद होगा कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा बोलते हैं। राम, किताब, दिल्ली। इसका सिर्फ हम उदाहरण लिखेंगे। दूसरा है सर्वनाम। अब सर्वनाम क्या है? सर्वनाम है बच्चों संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले। इसको एक छोटे से एग्जाम्पल से समझाते। जैसे मैंने कहा राम आज स्कूल आया, राम ने सुबह हिंदी की किताब पढ़ी, राम ने दोपहर में खाना खाया, राम ने उसके बाद छुपन छुपाई खेली, राम उसके बाद घर गया। अब हमने राम को कितनी बार इसमें बोला, बार बार हमने संज्ञा का प्रयोग किया। राम को ही इंगित करते हुए, मतलब राम के बारे में ही हमने सारी बातें की। तो जो राम है, जब एक बार हमने राम का नाम लिया, उसके बाद अगर हमें फिर राम के बारे में कोई बात करनी है तो वहाँ हम जिन शब्दों का प्रयोग करेंगे, जैसे राम की जगह हम वह प्रयोग कर सकते थे, राम आज सुबह स्कूल आया, फिर उसने किताब पढ़ी, वह यूज़ कर सकते थे, उसने कर सकते थे। ठीक है, और उसके बाद यह कर सकते थे, आप कर सकते थे, तुम कर सकते थे, वे कर सकते थे। ठीक है,
तो मेरे कहने का ये मतलब है कि राम के स्थान पर यानी संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? सर्वनाम बोलते हैं। तीसरे पे चलते हैं। तीसरा है विशेषण। अब विशेषण क्या है? विशेष मतलब आप समझ सकते हैं विशेष मतलब क्या होता है? विशेष मतलब किसी के बारे में कोई ऐसी बात बताना जो उसके किसी भी गुण को और बढ़ा दे, है ना? किसी चीज़ को, किसी गुण को बताए, ठीक है? जैसे संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द सुंदर, बड़ा। मेरे पास एक बहुत बड़ा घर है, मेरे पास एक बहुत सुंदर डॉल है, या कह सकते हैं खिलौना है, ठीक है? तो जब संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द जो होते हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं? वो आते हैं अंतर्गत विशेषण के। सुंदर, बड़ा, काला, ठीक है? अब आते हैं चौथे नंबर पर, वो है क्रिया। क्रिया क्रिया क्या होता है? कार्य या घटना को दर्शाने वाले शब्द, ठीक है? कार्य या घटना को दर्शाने या बताने वाले। ठीक है, जैसे जाना, आना, पढ़ना, कोई कार्य करना ना। अब है पांचवा क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण से आप समझ रहे होंगे कि क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द, ठीक है? जैसे वह आया, तो ठीक है, उसका आना जो है वो क्रिया है, लेकिन वह धीरे धीरे आया। आया कैसे? आया तो धीरे धीरे आया, तेज आया, ठीक है? तो यहाँ पर हम ले सकते हैं धीरे धीरे तेज, ठीक है? ये हो गया। कलर चेंज करते हैं, पिंक कर लेते हैं। नेक्स्ट पेज भी हमें करना है। अब है संबंध बोधक। संबंध बोधक समझ में आ रहा होगा। वाक्यों में शब्दों के बीच संबंध दिखाने वाले, जैसे के ऊपर, के पास, के बगल में, के नीचे। संबंध से समझ जाएंगे शब्दों के बीच संबंध दिखाने वाले। सातवां समुच्चय बोधक, वाक्यों या शब्दों को जोड़ने वाले शब्द। वाक्यों या शब्दों को जोड़ने वाले। ठीक है? अब ये कौन कौन से हैं? और, लेकिन, वो, ठीक है? अब है आठवां विस्मयादि। विस्मयादि बोधक मतलब जिसमें आश्चर्य हो, कोई आश्चर्य वाला भाव हो, दुख वाला भाव हो, खुशी वाला भाव हो। ओह, वाह, ठीक है? तो हमने आज क्या पढ़ा? हमने आज
आज हमारी शीट लंबी हो गई है। शीट क्रमांक 7 में हमने शब्द पढ़ा। शब्द जो होते हैं वो एक या एक से अधिक वर्णों से बनी हुई स्वतंत्र सार्थक ध्वनि होते हैं, ठीक है। और अर्थ के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, सार्थक और निरर्थक। सार्थक मतलब जिन शब्दों का कोई अर्थ हो, निरर्थक मतलब जिन शब्दों का कोई अर्थ ना हो। उत्पत्ति के आधार पर 4, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। तत्सम संस्कृत से ज्यों के त्यों, तद्भव जो थोड़े से रूपांतरित हो गए हैं संस्कृत से जब हिंदी में आए हैं। देशज क्षेत्रीय भाषाओं या बोलियों पर। विदेशी शब्द जो सीधे विदेश से आए हैं लेकिन हम उनको प्रोनाउंसिएशन भी उसी तरह करते हैं। जैसे स्कूल, अगर स्कूल लिखना होगा तो एस ये लिखेंगे, पढ़ते भी हैं, लिखते भी हैं, ठीक है। प्रयोग के आधार पर संज्ञा, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। सर्वनाम, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द। विशेषण, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हो। क्रिया, किसी कार्य या घटना को दिखाने वाले क्रिया विशेषण जो क्रिया की विशेषता बताते हो। संबंध, जो दो वाक्यों में संबंध बताते हो। समुच्चय, वाक्यों या शब्दों को जोड़ने वाले। और विस्मयादिबोधक, जो आश्चर्य दिखाते हैं। अब हम क्या करेंगे, अभ्यास प्रश्न लिख लेते हैं फटाफट। प्रश्न 1 है, शब्द किसे कहते हैं? प्रश्न 2 है, शब्दों के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? प्रश्न 3 है, विकारी शब्द किसे कहते हैं? प्रश्न 4 है, सार्थक शब्द किसे कहते हैं? और प्रश्न 5 है, वोटी और वाणी किस प्रकार के शब्द हैं? अब हमारा आज का अनुच्छेद। आज का अनुच्छेद मेरा मेल अपलोड ही नहीं हो पा रहा था, इस वजह से आपको ऐसे ही देखना होगा इसको। मैं कोशिश करती हूँ इसको। बहुत परेशान हुए लेकिन हुआ ही नहीं, ठीक है। इसको ऐसे देख लेते हैं, नहीं हो पाएगा शायद ऐसे। हम इसको यहाँ पे टिक करेंगे, चलिए हो जा रहा है। एक जंगल में एक छोटी चिड़िया रहती थी। उसने पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाया था। वह रोज सुबह दाना चुगने और शाम को अपने बच्चों के साथ लौट आती थी। एक दिन मौसम खराब हो गया
और तेज हवा चलने लगी। काले बादल छा गए। जंगल के कई जानवर इधर उधर भागने लगे। छोटी चिड़िया ने देखा कि बारिश बहुत तेज होने वाली है। उसने तुरंत अपने बच्चों को पंखों में छिपा लिया और घोंसले को मजबूत पकड़ लिया। कुछ देर बाद तेज बारिश शुरू हो गई। कई छोटे पेड़ों की डालियां टूट गईं, लेकिन चिड़िया का घोंसला सुरक्षित रहा। बारिश रुकने के बाद सभी जानवर चिड़िया की समझदारी की प्रशंसा करने लगे। चिड़िया ने कहा, संकट के समय घबराने की बजाय समझदारी से काम लेना चाहिए। ठीक है, ये तो हो गया हमारा। ठीक है, एक बार और ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब हम यहाँ पर इसको प्रश्न उत्तर कर लेते हैं। ठीक है, चिड़िया ने अपना घोंसला कहाँ बनाया था? जमीन पर, नदी किनारे, पेड़ की ऊंची डाल पर, गुफा में। बिल्कुल पेड़ की ऊंची डाल पर बनाया था। ठीक है, तो कहाँ पर बनाया था? पेड़ की ऊंची डाल पर। मौसम कैसा हो गया था? साफ, सुहावना, ठंडा, खराब हो गया था। चिड़िया ने अपने बच्चों को कहाँ छिपाया? पेड़ के नीचे, नदी में, गुफा में, पंखों के नीचे। बारिश के बाद क्या हुआ? सभी ने चिड़िया की प्रशंसा की। घोंसला टूट गया, जानवर भाग गए, पेड़ गिर गया। सभी ने चिड़िया की प्रशंसा की। कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? डरना चाहिए? नहीं। खेलना चाहिए? नहीं। समझदारी से काम लेना चाहिए? बिल्कुल। पेड़ काटनी चाहिए? नहीं। ठीक है बच्चों, थोड़ी सी आज वो हो गई मेरे साथ, तो प्रॉब्लम हो गई है। कोई दिक्कत नहीं है, अब ऐसा कभी नहीं होगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतने अच्छे से, इतने पेशेंसली और इतना ध्यानपूर्वक इस कक्षा को देखा। मैं आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ, और इसी आशा विश्वास के साथ कि आप लोग खूब पढ़ाई करेंगे, आप अपना ख्याल रखेंगे, अपने आसपास के जीव जंतुओं का ख्याल रखेंगे, अपने मम्मी पापा की बात सुनेंगे, खूब पढ़ाई करेंगे। मैं आपसे विदा लेती हूँ। मैं आपसे फिर मिलूंगी अगली वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।